वर्क फ्रॉम होम नाही आहे. नाही नाही ऑफिस मध्ये नाही गेले का म्हटलं तर. ऑफिस मध्येच आहे मी. और देव जी सब बढ़िया सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. और ये रम्माडे जी भी अपने ही बैच में थे ना पहले गुप्ता जी? हाँ बिल्कुल. हाँ 2016. हाँ बिल्कुल. ओहो. वो राजेश जी आए हैं. हाँ सर आए हुए हैं. गुड मॉर्निंग बॉस. तबियत कैसा माकर? ठीक है. हाँ बॉस. अभी डॉक्टर साहब बात करना है. अच्छा. कुछ कम है लेकिन फिर भी थोड़ा बेटर ट्रीटमेंट के लिए क्या करना होगा. अच्छा. जल्दी स्वस्थ हो जाए. आइए. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. और अजय जी कहाँ है? हाँ बस. दानापुर में. ओके गुड मॉर्निंग. ओपसी देखते हैं दानापुर में. ओपसी नेटवर्किंग में है. अच्छा ओके. मुकेश कुमार भी वहाँ है. हेलो बच्चा. जी आ गए हैं क्या चौपन वाले? आ गए साहब. चलिए ठीक है. हम तो 8:30 बजे जुड़ जाते हैं. अच्छी बात. चलिए ठीक है. और सब हालचाल बढ़िया. सब ठीक है. बोल सब खुश आ गई हो. नमस्ते. स्क्रीन खुल गया. दिख रहा है मेरा? सर. मेरी स्क्रीन दिख रही है? गुड मॉर्निंग. नमस्ते चौधरी साहब. मेरी स्क्रीन दिख रही है? बिल्कुल सर. दिख रही सर. हेलो बच्चा जी बाबू. गुड मॉर्निंग सर. नमस्ते. बोलिए. अच्छी दिख रही है सर. दूसरे मीटिंग में खोल के बैठा था. मिल ही नहीं रहा मुझको उसको. अच्छा ओके. मेरी स्क्रीन दिख रही है? फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम. यस सर. बिल्कुल दिख रही है. वेरी गुड मॉर्निंग सर. नमस्ते. बात स्टार्ट किया जाए. गुड मॉर्निंग सर. नमस्ते. सभी को नमस्ते. लगभग समय 5-7 मिनट जा चुका है. लूजिंग टाइम. नमस्ते. गुड मॉर्निंग सर. नमस्ते. हमारे भट्टाचार्य साहब किधर गए?
बच्चा जी बाबू, बच्चा, হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ এসে গেছি, তাহলে স্টার্ট করছি, মোটামুটি এসে গেছে তো সব? হ্যাঁ হ্যাঁ সব এসে গেছে, তুমি শুরু করে দাও। ओके ओके ओके, तो वेलकम टू दिस वर्चुअल ट्रेनिंग सेशन। आज मेरा ऑप्टिक फाइबर का लास्ट सेशन है, चौथा सेशन 1 घंटे का है, 9 बजे से लेके 10 बजे। 9 बज चुके हैं और 10 बजाना है मुझको। 9 आवर्स टू 10 आवर्स। तो आज की जो टॉपिक्स होंगे, कुछ रिवीजन होगा, लास्ट की कुछ पढ़ाई है, कुछ लोगों के कंफ्यूजन वगैरह थे, कुछ डाउट्स थे, उनको भी क्लियर करूंगा, WDM एप्लीकेशंस पढ़ाऊंगा, और फिर फाइनली लास्ट के 10-15 मिनट में एक क्विज भी करूंगा, छोटा सा एक क्विज करूंगा। आपके लिए 25 क्वेश्चन लेके आया हूं, आपको फटाफट रैपिड राउंड में आंसर देना है। कल की डाउट्स में आप लोगों ने पूछा था कि साहब ये कोहेरेंट कौन क्या होता है? कोहेरेंट पूछा था ना किसी ने? संगति सर, कोहेरेंट का हाँ मतलब हाँ, तो कोहेरेंट के लिए देखिए मैं डिक्शनरी से लेकर के आया हूँ, एक साथ जुड़कर रहने की। मेरी हिंदी की राइटिंग बहुत अच्छी है, जरा देख लीजिए कैसे लिखता हूं मैं। एक साथ जुड़कर रहने की अवस्था, दिस इज व्हाट द मीनिंग इज। कोहेरेंट होने से जो जितनी भी वेवलेंथ हमारी निकल रही है, परहैप्स एक ही वेव की वेवलेंथ निकलेगी, सबकी सब जो है एक साथ जुड़ के रहने से जो है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ कोहेरेंट इज। इसमें से और कुछ पूछना है तो पूछिए। कोहेरेंट को मैं इस ढंग से भी समझा सकता हूं, ये देखिए ये एक वेव बनी, ये मेरी दूसरी, इसी के साथ अगर कोई वेव बनेगी, अगर वो दूसरी किसी फेज में बनती है, ये ऐसे फेज में बनेगी, फिर कोई जो है ऐसे फेज में बनेगी, तो इस ढंग से क्या होगा, जो इसका पूरा जो सम होगा ना, इसका जो व्हाट यू से इज एल्जेब्रिक सम होगा, वो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं प्लस माइनस हो जाएगा, इंटेंसिटी ज्यादा नहीं रहेगी। अगर सबके सब मिलकर के एक ही साथ अगर आएंगे, एवरीवन कम्स इन द सेम टाइम, तो क्या होगा, इसकी आउटपुट बहुत हाई हो जाएगी, इंटेंसिटी बहुत हाई हो जाएगी। इसीलिए जो ऑप्टिकल सोर्सेज हैं उनको बोला जाता है कि उनको कोहेरेंट होना चाहिए। एलईडी की प्रॉपर्टी नहीं है कोहेरेंट होने की, परंतु लेजर में कोहेरेंट होने की प्रॉपर्टी है। दूसरा, किसी ने वो जो है बैंडविड्थ का फॉर्मूला में कुछ हमको कंफ्यूजन पूछा था, तो मैं जरा उनके फॉर्मूले पर आ जाता हूं। बहुत समय लग गया। ये देखिए, कल मैंने आपको राइज टाइम का बतलाया था, राइज टाइम में मैंने जो स्लाइड दिखाई थी उसको जरा मॉडिफाई कर दिए। कल की जो स्लाइड थी वो यही थी। 70% टी सिस्टम को याद रखिएगा, ये टी सिस्टम है। सिस्टम का मतलब होता है रिसीवर, ट्रांसमीटर और फाइबर दोनों को मिला करके सिस्टम होता है। इंडिविजुअली ट्रांसमीटर की राइज टाइम है, रिसीवर की राइज टाइम है, फाइबर की राइज टाइम है, ये तीनों मिला करके जो राइज टाइम है ये टी सिस्टम है। टी सिस्टम क्या बोलता है, ये शुड बी 70% लेस फॉर एनआरजेड बिट पीरियड। एनआरजेड क्या होता है, यूनिपोलर कोडिंग होती है। इस यूनिपोलर कोडिंग के लिए कल मैंने कुछ सवाल कराए थे आपको, कुछ वी हैड वर्कड आउट सम न्यूमेरिकल। उसमें किसी ने पूछा था साहब ये जो है आप जो है बार बार इसको 0.35 क्यों कर रहे हैं, ये ही वाज आस्किंग सर ये 0.35 कहां से आया, ये 0.35 कैसे कर रहे हैं। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, फाइंड द फाइबर राइज टाइम। फाइबर की जो राइज टाइम है उसको निकालते वक्त ये फॉर्मूला है
ये 0.35, ये फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूला आया इस जगह से। राइज टाइम ऑफ द इंटेंसिटी, हमारी जो फाइबर के ऊपर जो मॉड्यूलेशन हो रही है उससे बोलते हैं इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन। इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन का जो है राइज टाइम, ये बतलाया गया है कि इट शुड बी 0.35 अपॉन बैंडविड्थ, 0.35 अपॉन बैंडविड्थ। ठीक है, अगर इसी इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन की बैंडविड्थ निकालने को बोले तो क्या हो जाएगा? 0.35 अपॉन राइज टाइम। तो इसी फॉर्मूले से उसने क्या किया था, उस जगह पर वो ये इसको यूज किया था, 0.35 अपॉन बैंडविड्थ। ये देखिए बैंडविड्थ है ना 120 इंटू 10 टू द पावर 6, इट कम्स टू बी 2.9 माइक्रोसेकेंड्स। तो ये क्वेश्चन थी जो कल किसी ने पूछी थी। इज इट क्लियर नाउ? ओके सर। हमको देखिए राइज टाइम में 3 चीजों की जरूरत है, ट्रांसमीटर की राइज टाइम, रिसीवर की राइज टाइम और फाइबर की राइज टाइम। ठीक है, ये चौथी हमको जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड दिस। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है टी सिस्टम का है, T1 TR का स्क्वायर, T फाइबर का स्क्वायर, T रिसीवर का स्क्वायर, सबको स्क्वायर कर दीजिए और सबकी अंडर रूट निकाल लीजिए। ये इस सवाल के करने के क्वेश्चन में हमने यही किया था। कल किसी को ये डाउट हुआ था, आज ये बात क्लियर हो गई है। जब कभी फाइबर का निकालें तो 0.35 अपॉन बैंडविड्थ कर दें तो आपको राइज टाइम मिल जाएगा, 0.35 अपॉन राइज टाइम कर देंगे तो आपको बैंडविड्थ मिल जाएगी। थर्ड क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि साहब ये डेड जोन में क्या होता है? ये देखिए डेड जोन जो है, आप जैसे ये लॉन्च करते हैं, दिस इज योर लॉन्च पैड, ये आपकी फाइबर की लॉन्च पैड है, यहां से आपने लॉन्च की, लॉन्च होने से ये आ गया, तो ये मेरी जो है ये डेड जोन दिख रही है, दिस इज योर डेड जोन, ये आपकी डेड जोन दिख रही है। ये डेड जोन को मैंने क्या लिखा है, कोई पढ़ेगा इसको जरा? Any one of you please read it, what I have written for dead zone? DZ is blindness to dead zone. Details. DZ जो है dead Details zone is blindness to details zone. Details zone. DZ is blindness to details. That means यहाँ की जितनी भी डिटेल्स अगर आएगी, इस फाइबर की जो भी डिटेल है यहाँ से यहाँ तक के बीच में, वो क्या हो जाएगी? वो ब्लाइंड हो जाएगा, आप देख नहीं सकते। OTDR is blind to see in between this distance. तो why it is happening? ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि एक मिनट आया मैं, ये जो टाइम है देखिए, ये आपकी जो यही डेड जोन दिख रही है ना, वहीं की डेड जोन, सेम डेड जोन यही दिख रही है वहां पर भी। What is this? ये आपकी जो x axis है, it is a function of time calibrated in terms of distance. It is a function of time calibrated in distance. ये x axis जो है distance है। तो ये डेड जोन जो है मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस के फॉर्म में, बट है तो बेसिकली ये टाइम ना। जब ये फ्रेस्नेल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इतने टाइम के लिए वो क्या कर रहा है? मशीन को ब्लाइंड कर दे रहा है। मशीन इज गेटिंग ब्लाइंड फॉर दिस अमाउंट ऑफ टाइम। इस जगह ब्लाइंड हो जाने से क्या हो रहा है? आपको जितने भी डिटेल हैं वो क्या है? आपको दिखेंगे नहीं, इट वोंट बी सीन। बात क्लियर हुई? एक और बार बोलूं? सर इसकी वैल्यू सर क्या होगी टाइम की? ये टाइम तो टाइम होगा ना, सेकंड्स में होगा। इसको जो है आपने सेकंड्स में ही किया हुआ है, बट उसको डेड जोन की टाइमिंग क्या रहेगी? कितना मतलब नैनो सेकंड जोन की टाइम? देखो टाइम को हम एक्स एक्सिस में टाइम नहीं दिखा रहा पर, इसीलिए लिख रहा हूं ना मैं, इट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। हमको डिस्टेंस ही बतलाता है, ये हमको टाइम नहीं बतलाता, बट परोक्ष रूप से क्या है? वो टाइम को बतलाता है। दैट मीन्स ये कुछ अमाउंट ऑफ टाइम है जिसने फ्रेस्नेल रिफ्लेक्शन ने इसको ब्लॉक कर दिया है। आपने देखिए बचपन में पटाखे छोड़े होंगे ना दिवाली के दिन में, एक हरा वाला जो बड़ा बॉम्ब आता है, एटम बम आता है, और एक छोटी वाली जो रेड बॉम्ब आती है, दोनों को आपने कभी बदमाशी भी की होगी, दोनों की विक को एक साथ धागे में बांध के बस्ट किया होगा। अगर आपने दोनों बॉम्ब को अगर एक साथ बस्ट किया, किसकी आवाज सुनाई पड़ती है आपको? बड़े वाले की। बड़े की आवाज। तो छोटे वाले की आवाज क्या होती है सर?
बड़े की आवाज में खो जाती है ना, तो बड़े की आवाज जितने देर रहेगी उसके बीच में अगर छोटे की आवाज होगी तो छोटे की आवाज तो सुनाई नहीं पड़ेगी ना। यही चीज यही भी हो रही है, यहाँ दोनों चीजें हो रही हैं, फ्रेस्नेल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रैलेस बैकस्कैटर भी हो रहा है। बट इस टाइम के दौरान चूंकि फ्रेस्नेल रिफ्लेक्शन का एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा है, देखिए इसकी एम्पलीट्यूड इतनी बड़ी है ना, इतने समय के लिए भी है और इसकी एम्पलीट्यूड भी बड़ी है। इस वजह से क्या है, जो छोटा बच्चा आता है, बड़ा कोई आ जाएगा तो बच्चे को तो ऐसे ही कोई ध्यान नहीं देता है। तो वही बात हुई ना यहाँ पर, फ्रेस्नेल रिफ्लेक्शन जब आ गया तो रैलेस बैकस्कैटर को कौन देखेगा। तो रैलेस बैकस्कैटर को जो है जिम्मेदारी क्या थी, ये स्ट्रेट लाइन जनरेट करने की, स्ट्रेट लाइन जनरेट करता, परंतु वो क्या है, फ्रेस्नेल रिफ्लेक्शन के घेरे में आकर के वो इतने समय तक फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम वो जो है अपने को दिखा नहीं पाता है। इस टाइम के बाद वो फिर अपनी अपनी जो है अस्तित्व को फिर प्रमाणित कर देता है। ही अगेन शोज हिज कैलिबर अगेन आफ्टर दिस टाइम। So this is what it is. You should remember that OTDR's axis is calibrated in terms of distance, but really it is a function of time. Okay, sir? Okay. और कुछ चीजें हैं, रैलेस बैकस्कैटर जो है इसकी एम्पलीट्यूड बहुत छोटी होती है, आगे की ये जो एनर्जी जाती है उससे जो है वापस जो आती है ये 1000 टाइम्स 30 dBm जो है 30 dB जो है वीक होती है। और इतना जान लीजिए कि जितना फ्रेस्नेल रिफ्लेक्शन होता है वो ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स जो है इससे बड़ा होता है। तो फ्रेस्नेल रिफ्लेक्शन और हमारी जो ट्रांसमिटेड पावर है वो लगभग एक ही जोन में होती है, इसीलिए देखिएगा वो इसकी स्पाइक जो है इमीडिएटली ऊपर चली जाती है। OTDR का ब्लॉक डायग्राम नहीं है सर? OTDR का ब्लॉक डायग्राम मैंने नहीं बनाया। OTDR का ब्लॉक डायग्राम पढ़ाने से भी कोई फायदा नहीं है। OTDR मैं अगली बार मैं ख्याल करूंगा, आपने अच्छी बात याद दिलाई मुझको। OTDR का भी ब्लॉक डायग्राम होता है, ऐसी बात नहीं है, मैं इंक्लूड कर दूंगा, मुझे ख्याल नहीं रहा इस बात का। ऑप्टिकल फाइबर में टेस्टिंग के लिए कुछ कुछ चीजें हैं, वो है आपकी जो है पावर मीटर, आपकी यूज की होगी आपने पावर मीटर। पावर मीटर कुछ आपकी ऐसे दिखती है, छोटी सी एक मीटर होती है। तो पावर मीटर का रेंज जो है +10 dBm से -40 dBm के बीच में होता है। ये आप इसको जो है ऊपर एक कनेक्टर रहता है, इसके ऊपर, इस कनेक्टर के ऊपर आप लगा दीजिए अपने FCPC को यहाँ पर ले आके लगा देंगे तो आपकी ये मीटर की रीडिंग आ जाती है। पावर मीटर हम सब ने इस्तेमाल किया हुआ है। अब आप पूछोगे सर हमारे पास OTDR है तो पावर मीटर की जरूरत क्या है? What is the difference between a OTDR and a power meter? पावर मीटर की जो रीडिंग है वो रियल टाइम रीडिंग है। OTDR की जो रीडिंग है वो जो है एक्विजिशन सिस्टम से आ रही है, वो डाटा स्टोर करके वो इनडायरेक्ट रीडिंग है। बोथ आर रीडिंग्स, बोथ आर पावर रीडिंग्स, इसमें कोई दो नहीं है, बट रियल टाइम रीडिंग जो होती है वो पावर मीटर से आती है। और OTDR में से जो भी आप पावर वगैरह मेजर करते हैं या मेजरमेंट्स लेते हैं वो क्या है, एक्विजिशन सिस्टम से आने की वजह से वो रियल टाइम नहीं होती है। इसीलिए जब कभी आप हायर अथॉरिटीज को अपने रीडिंग्स का डिस्क्रिप्शन दें तो पावर मीटर की रीडिंग दें। आपका एक्सेप्टेंस टेस्ट वगैरह में जब कभी आपको इस्तेमाल करना होगा तो आप पावर रीडिंग जो है, पावर मीटर से जो रीडिंग है उसी को भेजा करिए। टेलीकॉम में पावर मीटर देखिए +3 to -5 हो गया, टेलीकॉम WDM में इतना हो गया, कोई बात नहीं है। CATV वाले +10 से -6 रखते हैं, ये अलग अलग रेंज है। तो हमारे पास मीटर में +3 to 45 होने से ही बहुत है, इतना रहता है हमारे पास। और वो दोनों फ्रीक्वेंसीज के लिए रहती है, दोनों विंडोज के लिए, 1310 और 1550 दोनों के लिए। पावर मेजरमेंट कैसे किया जाता है, देखिए एक सोर्स चाहिए, इसको जो है जनरली स्टैंडर्ड ऑप्टिकल लाइट सोर्स बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑप्टिकल लाइट सोर्स, OLTS, स्टैंडर्ड ऑप्टिकल लाइट सोर्स, ये सोर्स है, ठीक है। ये भी एक बैटरी ऑपरेटेड सेट रहता है और ये +7 dBm का टोन आपको अवेलेबल कराता है।
+7 dBm की टोन आउट करिए। मेजरमेंट करने के लिए एक लॉन्च केबल की जरूरत पड़ती है। यू हैव टू हैव लॉन्च केबल, जनरली हम लोगों के पास रहता नहीं है, हम केबल को डायरेक्टली कनेक्ट करके ले लेते हैं, तो इसमें परफेक्ट रीडिंग नहीं आती है। लॉन्च केबल रहने से आपके पास जो है वो परफेक्ट रीडिंग आएगी। तो इट इज योर स्टैंडर्ड ऑप्टिकल लाइट सोर्स। ये एक सोर्स है जो +7 dBm का प्लस व्हाट यू से 1310 या 1550 के फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये आपको वेवलेंथ अवेलेबल करा देगा। ऑप्टिकल सोर्स से ऑप्टिकल वेवलेंथ अवेलेबल हो जाएगी। वो आपके केबल अंडर टेस्ट में पहुंचेगी, लैंड केबल के थ्रू पावर मीटर में आएगी। आप पावर मीटर में रीडिंग नोट कर सकते हैं। इंसर्शन लॉस और रिटर्न लॉस के बारे में बोला था। इंसर्शन लॉस मैंने बोला था कि -0। पार्डन से कितना डिबियम निकल रहा है? पार्डन कुछ बोल रहे हैं क्या? क्या कर रहे हैं? सोर्स हाँ जी, सोर्स क्या बोले? सोर्स क्या आउटपुट दे रहा है? सोर्स आपकी जनरली +7 दी जाती है। सोर्स जो भी आउटपुट, सोर्स जो है +7 की आउटपुट जनरली रहती है। आप जितना भी सोर्स से आउटपुट लेंगे उसके बाद आप लॉस को करेक्ट कर लीजिए आपकी मेजरमेंट में। सपोज कीजिए +7 दे रहे हैं, आपने यहाँ +7 दिया, अब आपको केबल की लॉस वाला नहीं है, आपको यहाँ पर कितनी मिल रही है? +3 मिल रही है। तो आपकी केबल की लॉस कितनी हो जाएगी? +7 - 3 = 4 dB हो जाएगी ना। ये तो सब छोटी छोटी बातें हैं भाई। इंसर्शन लॉस हर वक्त जो है मिनिमम रहना चाहिए। ये 0.12, 0.3, 1.4 या 0.2 तक जो भी रहे ये रहना चाहिए। ये कैरेक्टर का है इसका। और आपकी रिटर्न लॉस भी मैंने बोली थी। इंसर्शन लॉस के बाद रिटर्न लॉस हर वक्त -45 से बेहतर होना चाहिए। -45, 50, 55 जो भी रहे उतना होना चाहिए। स्प्लाइसिंग के बारे में भी कल जरा मैंने जिक्र किया था। तो ये देखिए, मैकेनिकल स्प्लाइस कुछ ऐसा होता है। मैकेनिकल स्प्लाइस में आप स्प्लाइस को जो है क्लीवर से जोड़ करके आप इसके भीतर डालेंगे। यू हैव टू पुट इट इन, और इसको इंसर्ट कर देने के बाद मैकेनिकल जो है स्प्लाइसर मशीन से इसको प्रेस कर दिया जाता है। जब ये प्रेस करते हैं तब क्या होता है कि ये पार्ट जो है आपकी, ये जो आपकी उभरी हुई है ना, दिस पार्ट इट इज एलिवेटेड ना, उठी हुई है, ये क्या है, ये बेंड हो जाएगी, भीतर चली जाएगी और इसके पैरेलल चली आएगी, इसके बराबर आ जाएगी। और ये जो टेम्पररी कनेक्शन है अवेलेबल हो जाएगा। मैकेनिकल स्प्लाइस से टेम्पररी कनेक्शन दिया जाता है, और जब तक कि आपका आदमी आकर के फर्दर उसको परमानेंटली स्प्लाइस नहीं करता। ये फ्यूजन नहीं है, इट इज ओनली मैकेनिकल। और इसको बोलते हैं सेंटरिंग स्लीव। जो स्लीव है ये जिसको आपने किया है इसको बोलते हैं सेंटरिंग स्लीव, CENTERING, सेंटरिंग स्लीव। जनरली ये जो है डायरेक्ट फ्यूजन स्प्लाइस नहीं होने की वजह से इसकी लॉस जरा ज्यादा होती है, 0.2 dB। फ्यूजन स्प्लाइसिंग में आपको क्या करनी पड़ती है, फाइबर को वैसे ही ले जाना पड़ता है, परंतु आपको यहाँ पर यू हैव टू परमानेंटली डू इट। देखिए मेरा फंस गया फिर। तो स्प्लाइसिंग के लिए कल कोई पूछ रहा था, तो स्प्लाइसर मशीन जो है ये आपकी स्प्लाइसिंग मशीन है। दिस इज योर स्प्लाइसिंग मशीन।
ये फिजिकुरा का है, या आपको मशीन दिख रही है यहाँ पर देखिए, ये आपका दिस इज योर प्लेट वेयर यू वर्क, ये फाइबर के ये पॉइंट है, यहाँ पर आपको ये इसकी फ्लैप है, कवर है, इनको उठाना पड़ता है, इफ यू उठाएंगे तो आपको ये फाइबर का स्लॉट दिखेगा यहाँ पर। तो फाइबर को तैयार करके आपको यहाँ पर प्लेस करना होता है, और दूसरे एंड से इधर को भी फाइबर को प्लेस करना होता है, और ये इसके भीतर की जो मशीन है, इसकी जो स्टेपर मोटर है, वो इसके अलाइनमेंट कर लेती है। अलाइनमेंट करने के बाद जब ये माने विद इन द लिमिट्स आ जाता है स्प्लाइस करने के, तब ये अलार्म देता है कि सर इट इज ऑल रेडी। तब आप इसकी ढक्कन को बंद कर दीजिए, वो हीटर ऑन हो जाता है। हीटर ऑन होने के बाद वो परफेक्टली स्प्लाइस हो जाता है, और स्प्लाइस होके उसको वो डिस्प्ले में भी दिखा देता है। दिस इज द डिस्प्ले, जस्ट सी, ये डिस्प्ले पर भी उसको जो है वो फाइबर के स्प्लाइस होने का डिस्प्ले दिखा देगा, एवं इसके साथ वो उसकी रीडिंग्स को भी बदला देगा, कितनी ये स्प्लाइस पे कितनी लॉस आ रही है, 0.25 आ रही है, 0.1 आ रही है, 0.1.3 आ रही है, या 0.02 आ रही है, इट विल गिव इट। तो इट इज व्हाट यू से कॉस्टली मशीन है, और जनरली ये बहुत इसकी स्किल की जरूरत पड़ती है, हर एक आदमी इसको नहीं कर पाता है, लिटिल ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। हम जैसे बुढ़े लोग तो नहीं कर पाते हैं इस पे काम, बट यंग लड़के जरूर कर सकते हैं इसके ऊपर। इट इज नथिंग स्पेशल, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज ए सिंपल मशीन, एंड एवरी वन पार्टी जो फाइबर को देखने वाली पार्टी है उसके पास तो ये रहना ही चाहिए। इट इज एसेंशियल टूल, OTDR, स्लाइसिंग मशीन, ये दोनों, पावर मीटर, स्टैंडर्ड ऑप्टिकल लाइट सोर्स, ये चार चीजें तो हर एक पार्टी, OFC की जो पार्टी है, फेलियर पार्टी है, उसके पास रहने चाहिए। बट ये OFC की जो जॉइंट है, स्प्लाइस है, ये होमोजेनियस होती है। दिस इज ए होमोजेनियस जॉइंट। स्प्लाइस का जो फ्यूजन है, फ्यूजन जो है ये कार्बन आर्क जो है, आर्क क्लैंप होता है, आर्क क्लैंप से जनरेट किया जाता है, क्योंकि ये फाइबर इज वेरी स्मॉल, 125 माइक्रोन का ही फाइबर है। तो 125 माइक्रोन के फाइबर को टेम्परेचर जो है जितना हाई करना होता है, वो इमीडिएटली कार्बन आर्क लैम्प से कर दिया जाता है। स्टेपर मोटर उसकी लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल जो है मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, और इसके पास जो है एक सॉफ्टवेयर भी होता है जो पूरी इसकी रीडिंग्स को रिकॉर्ड कर लेता है। तो दिस वाज योर स्प्लाइसिंग मशीन। ये जब आप लैब में आएंगे हम आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे इसके बारे में। सर इसका कॉस्ट होता है? कॉस्ट ऑलमोस्ट करीब 4 लाख 4 लाख के आसपास होता है, जहां तक मुझे ज्ञान है। क्या में मैन्युफैक्चर होता है? आज से 8 साल 10 साल पहले लोग खरीद के रखते थे, और इसको हर महीने में क्या, हर दिन के भाड़े पर दे दिया करते थे। दे यूज्ड टू गिव ऑन डेली रेंट पे दे दिया करते थे। एक्सक्यूज मी सर, पार्डन, हाँ बोलिए। इंडियन कंपनी में प्रोड्यूस करता है सर ये? नहीं, इंडियन कंपनी प्रोड्यूस नहीं करता है। आपको OTDR वगैरह रेलवे के काम के लिए आपको फ्यूजीकुरा या फिर आपका क्या बोलते हैं हायर एंड की जो कंपनियां हैं उन्हीं से ही लेना चाहिए। इंडियन कंपनी अभी बना नहीं पाती है। ऐसे भी इंडियन कंपनियां बनाती भी हैं तो बाहर का ले आकर के लेबलिंग ही करती हैं। लिटर्स वगैरह की बात कर चुका था, कपलर भी मैंने बात किया, राइस टाइम बतला चुका। तो टेस्टिंग ऑफ फाइबर्स में देखिए एवरेज टाइम जो है लॉस टू बी 0.25 dB पर किलोमीटर एट 1550, ये याद रखिएगा इस फिगर को, और 0.35 एट 1310, ये एक फिगर है जो आपको याद रखनी चाहिए। ऑलवेज 1550 इज ए बेटर विंडो, 1550 इज ए बेटर विंडो। दिख रहा है ना आपको लॉस कितनी है? यहाँ 0.35 है और यहाँ 0.25 है, 0.1 का बेहतर ही है इसमें, इट इज बेटर।
फाइनली लेइंग में कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिनको हमको ध्यान देना पड़ता है। लेइंग ऑफ द ओएफसी केबल, ये कल कर चुके थे। प्लेस द लूप चैम्बर एवरी 1 किलोमीटर। लूप चैम्बर आपको जो है करना होता है वो एवरी 1 किलोमीटर पे करना होता है। लूप चैम्बर आप एवरी 1 किलोमीटर पे करेंगे। रेलवे में 1310 यूज करते हैं ना सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, लेइंग ऑफ द ओएफसी थ्रू ब्रिजेस। देखिए ये ब्रिज के ऊपर से लेके जाने का लिए क्या प्राविधान है, रेलवे ने क्या लिखा है। द ऑप्टिकल फाइबर केबल इज रिक्वायर्ड टू बी लेड थ्रू ए एचडीपीई पाइप। हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन पाइप से लेके जाना है इन जीआई पाइप्स ओवर स्टील इन जीआई पाइप। एचडीई पाइप को भी रखिए, जीआई पाइप भी रखिए, ओवर स्टील गर्डर ब्रिजेस। दैट मीन्स इट इज डबल प्रोटेक्शन। The GI pipe should be fitted on the girder bridges with a suitable clamp and U-bolts without drilling the holes in the girder. Girder में होल नहीं कर सकते, U-bolt से जो है आपको उसको clamp करना पड़ेगा। Whenever there is water flow, हाँ बोलिए सर। पूरे लूप चैम्बर में केवल तार रख देंगे, ज्वाइंट नहीं होगा, केवल थोड़ा तार रख देंगे। लूप चैम्बर में आप जो है कितना रखेंगे, 15 से 20 मीटर रखना चाहिए ना, बस। और क्या, 3 किलोमीटर का हाथ में रखिए कि कभी अगर आपकी केबल कट जाए तो आपकी एचडी पाइप से आप उसको खींचेंगे तो आपके पास 1-2 मीटर 3 मीटर आ जाएगा ना। दैट इज व्हाट द पर्पस इज। बंद करिए इसको। कमल कुमार, whenever water flow is less, the cable shall be laid under the bed of the dry culvert at the depth of 1.2. अगर उस कल्वर्ट पे ब्रिज के भीतर अगर जो है पानी वगैरह नहीं रहता है तो उसको उस नदी को नहर को खोद करके 1.2 मीटर की डेप्थ पे जाना पड़ेगा, और थ्रू आरसीसी और डबल वॉल कोरोगेटेड टीडब्ल्यूसी पाइप्स। आरसीसी पाइप डाल करके उसमें से फिर आपको एचडी पाइप को लेके जाना पड़ेगा। These are all the formalities that you have to do while crossing bridges. In case of wet culverts, अगर वो सूखा भीगा हुआ है, पानी उसमें है, तब क्या करेंगे? In case of wet culverts or unfriendly terrains where it is not possible to lay the cable under the bed of the culvert, the cable may be laid over the culvert in GI pipe. In that case आप ऊपर से लेकर के जाइए, परंतु GI पाइप से लेकर के जाइए। देखिए ये अगर मेरा नदी का नहर का है, मैं अगर भीतर जा सकता तो चला गया, अगर नहीं जा सकता हूं तो मुझे क्या करना होगा, ऊपर से ही जो है इसको लेकर के जाना पड़ेगा। बट प्रोवाइडेड मुझे क्या करनी पड़ेगी, जीआई पाइप से मुझको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि पानी फ्लो करेगा तो मैं जाके डिग तो नहीं कर सकता ना। तो दीज आर द फ्यू फॉर्मेलिटीज दैट वी नीड टू सी व्हाइल डूइंग द केबलिंग वर्क। रोड क्रॉसिंग और ट्रैक क्रॉसिंग के साथ क्या होनी चाहिए? देखिए, while road crossing or track crossing, the width of the trench should be 300 millimeter. ये तो 300 millimeter था ही, and the depth should be 1.6. All other places में आपकी जो डेप्थ होती है वो कितनी होती है? 1.2 meters होती है, बट यहाँ पर आपने क्या रखा है सर? 1.6 रखा है। The trench should be done using horizontal boring. Horizontal boring भी एक मेथड है। आपको रोड काटने को तो हर कोई देगा नहीं, तो आपको क्या, हॉरिजॉन्टल बोरिंग करके फिर आपको पाइप से उसको निकालना पड़ेगा। स्पेशली ड्यूरिंग ट्रैक क्रॉसिंग द केबल शुड बी ड्रॉन थ्रू जीआई पाइप्स। ट्रैक क्रॉसिंग जब करेंगे तब जीआई पाइप से उसको निकाल के ले जाइए, और ड्यूरिंग रोड क्रॉसिंग द केबल कैन बी ड्रॉन थ्रू आरसीसी पाइप। एक्सक्यूज मी सर, ये जो हॉरिजॉन्टल बोरिंग है, ये क्या, ये माइक्रो टनलिंग बोलते हैं, वही है? या हॉरिजॉन्टल बोरिंग वही है। वो एक कंप्रेसर मशीन ले आके रखता है, वो ड्रिल टाइप की रहती है, वो इधर एक एंड से दूसरे एंड तक वो जो है बोर करके निकाल देता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो शहरों में तो वायरिंग वगैरह केबलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। एसडीडी बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं उसको? एसडीडी। ओके, फुल फॉर्म क्या होगा? ओके, मैं देख लूंगा। थैंक यू। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग। हॉरिजॉन्टल एचडीडी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग। ओके, थैंक यू, वेरी नाइस।
और कहीं फीड पॉइंट, ये जो आरसी रिमोट कंट्रोल्स के होते हैं, जहां पर जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस जहां रहते हैं वहां पर भी डालनी पड़ती है। वहां के लिए क्या है, व्हाइल लेइंग नियर द फीडिंग पोस्ट एज फार एज पॉसिबल द केबल शैल बी लेड on the side of the track opposite to the feeding point. The cable shall be laid on the side of the track opposite to the feeding point. Opposite to the feeding point तक लेके जाना है. Further, the optical fiber cable shall be at least 1 meter away from any metallic part of the OHE. OHE की जो metallic part है वो most of the places वो जो है metallic जो है जितना रहता है वो सब grounded रहता है, और ये बोलता है कि 1 मीटर दूर रखिए। Then ये बोलता है कि the cable shall be laid in RCC and DWC pipes for a length of 300 meters on either side of the feeding post. और RCC पाइप से जो है आपके 300 मीटर्स आगे और 300 मीटर्स पीछे, दैट मीन 600 मीटर्स की जो एरिया है जहां फीड पॉइंट है, फीड पोस्ट है, वहां पर आपको RCC से वायर कराना पड़ेगा, RCC से केबल लेके जानी पड़ेगी। कितना प्रोटेक्शन होता है देखिए। Spare OFC for the protection of loop chamber. Every 1 kilometer the loop chamber should be made. Every 1 kilometer one loop chamber to be provided with a spare cable of 10 meters. 10 मीटर तो मिनिमम रखिए, ऐसे भी 3-4 कॉइल बना करके रख देने से 10-12 मीटर हो जाता है। LC gate के पास भी one chamber will be provided at all LC gates at least 10 meters away from the center point of the road. A coil of 15 meters will be kept as a spare. LC gate पर भी 15 मीटर स्पेयर रखने को बोलता है। तो जब आप कभी ये सब काम करवाएं तो कम से कम एक बार जो है शेड्यूल को जरा देख लें और टेलीकॉम मैनुअल के हिसाब से ही इसको रेफर करें। Whenever you do the work, you have it written in your diary what all things are to be done, what all dimensions have to be maintained, and then go for the work. If you are not prepared, अगर आप पहले से नहीं prepare करके रखेंगे तो contractor may do on his will and then later we have to face the ill consequences. स्पेयर ऑफ केबल जो है देखिए, ऑल प्रीफैब OFC रूम्स के पास भी बोलता है 15 मीटर केबल जो है जरूर रखिए। रोड ट्रैक क्रॉसिंग के आसपास भी 15 मीटर, जहां भी आपको मिले 15 मीटर स्पेयर जरूर बना के रखिए। ओके, अभी 10-15 मिनट बचते हैं, कोई कंफ्यूजन वगैरह हो तो जरा पूछें सर। हम एक छोटा सा क्विज करेंगे। हेलो, हाँ बोलिए सर। एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो हम लोग का रहता है कि हम लोग पहले डक्ट ले कर दिए, हाँ, उसके बाद हम लोग केबल को ब्लो करेंगे ना पुल करेंगे? पहले देखिए, आप पहले क्योंकि फील्ड में ये होता है। देखिए आप इसको कॉम्प्लिकेट मत करिए। आप अपने कागज की पेंसिल से कागज के ऊपर ड्रॉ करिए, उसमें पहले ट्रेंच बनाइए। ट्रेंच बनाने के बाद आप बीच की एक जगह पर आइए और आपकी डक्ट को जो है दोनों तरफ खुलवा के डालिए, दोनों तरफ खुलवा दीजिए, दोनों तरफ डक्ट पहुंच जाए। दोनों तरफ आपका डक्ट कितना है, डक्ट का कितना था, 1 किलोमीटर था ना। डक्ट का जो ड्रम है वो कितना आता है, 1 किलोमीटर का आता है, आई थिंक 1.5 किलोमीटर। तो आप दोनों को उसको दोनों तरफ ले करा दीजिए। ले कराने के बाद उसको बैकफिल करा दीजिए। आपकी केबल चली गई ना, अब उसके ऊपर आप ब्लोइंग के टेस्ट करवा लीजिए। ब्लो टेस्ट करने के बाद जो है आपको हो जाए, तब उसके एंड्स को बंद करके रख दीजिए। उसके बाद फिर आप जो है केबल ब्लो करा दीजिए, बस। में कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। आपने कभी वेबसाइट में आपने काम किया? No, actually, what I want to ask, actually, different participants from all over the Indian Railway are there. What they are doing in the field actually, whether they are pulling the cable or blowing the cable. In lot of case, actually, contractor do not want to
bring the blower. Actually, blower हाँ, machine यही is तो a होता है ना, different machine. this is what In some remote area also they do not want to bring it. Pulling So was the system. ultimately, Pulling was the system when we used Pulling to the work current. early without duct होता था. अब जो है duct के भीतर अब blowing ही होता है. When you want to throw it, आपको blow machine से ही भेजना चाहिए. एक मिनट, फोन है जरा. अगर 1 किलोमीटर सेक्शन में अगर 3-4 गेट आ जाते हैं देखिए, it is a very natural question. You are a sufferer. आप जो बोलते हैं, देखिए कॉन्ट्रैक्टर ब्लोअर मशीन लाना नहीं, ब्लोइंग के लिए लाना नहीं चाहता, वो पुलिंग से ही काम कराना चाहता है. These are all the shortcuts which the contractor wants to do. तो आप जब तक इन चीजों को जानेंगे नहीं in depth, we can really it will be very difficult to work. Okay, now we'll come down to the. I think I'm left with only 15 minutes. तो मैं उसके ऊपर आ जाता हूँ. देखिए फिर मशीन फंस गई मेरी. ये कौन सी स्लाइड है, फंस जाती है. सर एक्सक्यूज मी. हाँ जी, बोलिए. सर ये जो डेट जोन आपने बताया, हाँ जी, हाँ जी. डेट जोन क्या माने केबल का लेंथ के ऊपर माने कुछ वेरी करता है? नहीं. देखिए, it is totally the property of the measuring instrument. OTDR is your measuring instrument. It is the handicap of the machine. ये विकलांग बन जाता है. मैं ब्लाइंड लिखने का मतलब है, ब्लाइंड ही तो विकलांग होता है ना. ब्लाइंडनेस कब आएगा मशीन का? जब उसकी वो टाइमिंग्स जो है वो ब्लॉक हो जाएगी फ्रेस्नेल रिफ्लेक्शन की वजह से. ये जो आपका डेड जोन डिपेंड करता है, जो है आपका जो पल्स विड्थ है ना, जो आप OTDR में जब आप पल्स को देंगे, वो पल्स विड्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है. आप बड़ी जो पल्स विड्थ देंगे तो क्या है, डेड जोन बड़ा होगा. पल्स विड्थ को छोटी कर देंगे तो पल्स विड्थ छोटी हो जाएगी. इसीलिए OTDR को ऑपरेट करते वक्त हर वक्त बोला जाता है कि आप जो है बड़े पल्स विड्थ से शुरू कीजिए, बट फाइनल जब रीडिंग लीजिए उसको लोअर जो पल्स विड्थ है उसकी छोटी पल्स विड्थ पर आइए. तो छोटी पल्स विड्थ पे होने पर डेड जोन छोटा होता है. डेड जोन कभी केबल के ऊपर डिपेंड नहीं करता. डेड जोन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मशीन, अब द OTDR की प्रॉपर्टी. इट इज द हैंडीकैप ऑफ द OTDR. इसको कम किया जा सकता है. पल्स विड्थ को कम कर देंगे तो आपका डेड जोन कम हो जाएगा. सर हाँ जी, बोलिए. आई एम DWM. अच्छा, ओहो, रुको, वेट, आई विल कम इट. Okay, 5 minutes we will spend on this DWDM. Wavelength division multiplexing. Okay, up till now what we were doing is we were putting only one source. एक ही सोर्स को हम दे करके लेके जाते थे. अब क्या कर रहे हैं, अब तक हम क्या करते थे, एक ही सोर्स से लेकर के आते थे, एक ही वेवलेंथ को लेकर के आते थे, फाइबर के भीतर डालते थे. अब ये क्या बोल रहा है कि साहब आई एम प्लानिंग टू पुट सेवरल वेवलेंथ. देखिए, ये येलो कलर में है, ये ब्राउन कलर में है, ये ग्रीन कलर में है और ये ब्लू कलर में. दैट मीन्स दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. ये डिफरेंट सोर्सेज से आ रहे हैं. एक को तो आप कपल कर देंगे, न्यूमेरिकल एपर्चर के साथ कपल कर देंगे. मैंने बोला था ना, न्यूमेरिकल एपर्चर इज ए फनल. ये फनल के साथ कपल कर देंगे, आप कपल हो जाएगा. और ये कपल होने के बाद ये जो सिस्टम है, ये जो 4 वेवलेंथ हैं, इनको यहाँ पर मल्टीप्लेक्स करना पड़ेगा. ये मल्टीप्लेक्स न करके इनको कपल बोला जाता है. ये कपल हो रहे हैं. ऑल दिस आर गेटिंग कपल्ड एंड देन गोइंग इनटू द फाइबर. ये सब एक साथ ही जा रहे हैं, बट दे गो ऑन देयर इंडिविजुअल. दे आर गोइंग ऑन द इंडिविजुअल. हर एक जो है अपनी एंटिटी के साथ जा रहा है. जब ये दूसरे एंड पे पहुंचता है, ये जो डीमल्टीप्लेक्सर है, ये ग्रेटिंग की रहती है. ये जो मिरर है आपका, ये अलग अलग रेज को जो है ये डिफ्लेक्ट कर देता है, अलग रिफ्लेक्ट को रिफ्लेक्ट कर देता है. तो आपकी क्या हुई, एक ही फाइबर के ऊपर
आप अब तक क्या कर रहे थे, एक सोर्स से लाइट लेकर के आप अपनी कम्युनिकेशन चला रहे थे। अब आपने क्या किया, डिफरेंट सोर्सेज को मिक्स करके मल्टीप्लेक्स कर दिया, कपल कर दिया, कपल करके लेके गए ऑपोजिट एंड में, डीमल्टीप्लेक्सर ने उनको सब डीकपल कर दिया। तो दिस इज व्हाट डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज। इनको जरा पढ़ लीजिए। DWM works on the principle of a prism, just like we separate the white light from the sun, coming out from the sun in the spectrum of the colors with the prism. 7 colors में टूट जाता है ना prism से निकलने के बाद। The input of the WDM system is really quite simple. It is a simple coupler that combines the multiplexes all the signal inputs to one fiber output. The demultiplexer separates the light at the end of the fiber. It shines the light of grating. मैंने बोला था ना, grating एक फिनोमिना होता है। It shines the light on a grating. एक grating होती है, grating के ऊपर लाइट होने से जो है वो पर्टिकुलर वो फ्रीक्वेंसी जो है या वेवलेंथ जो है वो उसमें से फिल्टर आउट हो जाता है, which separates the light into the different wavelengths by sending them off at different angles. Optics capture these wavelengths and focuses them into another fiber, creating a separate output for each wavelength of light. Current system offers 4 to 32 चैनल। आजकल जो है 32 4, पहले तो मैंने अभी 4 दिखाया है ना। You can multiplex as many as 32 चैनल्स। एक ही फाइबर के ऊपर 32 चैनल्स को भी आप जो है मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं। The higher number of the wavelength that are laid down, they are named। अगर 4 से ज्यादा करना शुरू कर देंगे, 8 और इससे ज्यादा करेंगे, तब उसी को क्या बोलेंगे, dense wavelength division multiplexing। dense माने घना, it is more dense, that is dense wavelength division multiplexing। This is the simple phenomena। ये देखिए आपकी ट्रांसमीटर हो गई। ये आपने 1 और 2 ही लिया है, 2 ही लिया है। आप ले जाकर के क्या किया, कपलर के ऊपर दे दिया, फिर ये आपस में निकल गया, फिर डीकपल हो गया, डीप कपल होकर के ये दोनों साइड में चला गया। 1 मिनट। आ जाऊंगा, क्लास होने के बाद आऊंगा। 10 बजे तक क्लास है। अगर आप सिस्टम के ऊपर देखना चाहेंगे, जस्ट सी द सेम सिस्टम, डिफरेंट वेवलेंथ्स आपको दिख रहे हैं। ये प्रति चैनल के हिसाब से आ रहा है। 4 चैनल DWM मल्टीप्लेक्सर, फिर आपको कंप्लीट करके भेज दे रहे हैं। अब यहाँ पर आप एम्पलीफायर लगाएंगे। इफ इट इज अ लॉन्गर डिस्टेंस, बहुत लंबी डिस्टेंस है, कल मैंने बोला था ना, आप क्या करेंगे, ऑप्टिकल एम्पलीफायर लगाएंगे। व्हाट इज दिस EDFA? EDFA इज एन ऑप्टिकल एम्पलीफायर, OA जिसे बोलते हैं, ऑप्टिकल एम्पलीफायर। ये लगभग ऑप्टिकल एम्पलीफायर का रेंज भी शायद मैंने कल बोला था, ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स कैन बी यूज्ड एट एवरी 120 किलोमीटर्स, 120 किलोमीटर की रेंज में यूज होते हैं। तो यू कैन कैरी इट अप टू 120 किलोमीटर्स। वहां जाने के बाद 4 चैनल DWDM को डीमक्स कर दीजिए, डीमक्स करके आप अपने चैनल्स को फिर निकाल लीजिए। तो इसके लिए STM की तरह के ही इक्विपमेंट आते हैं, DWDM इक्विपमेंट्स STM के ऊपर के ही लग जाते हैं, एंड यू कैन सेंड इट। जब कभी अगर आप यहाँ पर रेलवे हमारे पास ट्रेनिंग में आएंगे, इफ वी गेट द अपॉर्चुनिटी टू शो यू इन द रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तब हम आपको ले जाकर दिखाएंगे वहां पर। ओके सर, आप लोग जरा कागज कलम अपनी निकाल लीजिए। टेक आउट योर पेन एंड पेपर्स। एक तरफ 1 to 25, 1 to 12 और दूसरी तरफ 13 to 25 नंबर्स लिख रहे रख दीजिए। और कागज निकल गया हो तो बोलिए। वी आर लेफ्ट इज ओनली 5 to 7 minutes। ओके सर, कागज निकल गया? यस सर। और एक आध दिन और बिल्कुल निकल गया सर।
ओके सर, ओके, फटाफट पढ़िएगा। फटाफट पढ़िएगा। जैसे ही हो जाए बोलिएगा, 4-5 लोग भी हो जाएगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। किसी का हो जाए तो जरा बोलते रहिएगा। ओके, अरविंद कुमार ने कर लिया। बढ़ूं आगे? किया सर। ओके फाइन, बढ़ रहा हूं भाई। एक मिनट सर। मिनट सर। ओके ओके, एक मिनट। ओके, मैं चला आगे। ओके सर, हुआ?
अभी कहाँ हुआ? चलिए चलिए करिए मोबाइल जिनका हो जाए जरा बोलते रहिए। ओके द्विवेदी, अरविंद। रोशन लाल ओके। तो बड़ू में आंसर की तरफ मीना ओके, विश्वास वेरी ओके, उमेश ओके, राकेश ओके, मैं चल रहा हूँ। लॉट ऑफ पीपल हैव डन इट। अब फटाफट आंसर्स को मैच कर रही है। सर। हाँ जी बोलिए। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर हाँ सर, 1 से 12 वाला थोड़ा एक बार और क्वेश्चन दिखाइए। अब तो आंसर देख लिया आपने, और क्या चाहिए? हाँ दे लीजिए 1 से 12। हो गया? 1 मिनट सर, जस्ट मिनट। अब तो चोरी कर लिया भाई। हो गया सर। अच्छा सर हमारा 14 ही रहेगा। बोलिए किसको कितना मिला? आउट ऑफ 25 20 किसको मिला? सेकंड वाला बताइए। सेकंड वाला 8 to 10 और कोर का डायमीटर 8 to 10 माइक्रोन होता है ना? नहीं सर 13 to 25%। हाँ सेकंड में आप अच्छा ये देखिए Okay, Ranjan has got 15 out of 25. Meena has got 14. Fine. Rajiv Dwivedi has got 16. And Rakesh Biswas. Mrityunjay Kumar 18. Chaurasia has got 15. Praveen Kumar has got 14. आंसर दिखा दीजिए सर। हाँ ये लीजिए। ट्रेनीज अपना माइक्रोफोन बंद करिए। ठीक है, कुछ मेहनत हो गया, कुछ दिमाग पे जोर पड़ा है।
आप में से कोई एक मेल कर दीजिएगा, मैं आपको ये पूरा पावर पॉइंट दे दूंगा along with question and answer. It is Bhaskar who has got 14, Balbir Singh 14, Manoj Kumar 17. Okay, fine. It was a good effort. तो मैं क्या बंद कर सकता हूँ? जी सर। ओके, थैंक यू। इट वाज अ गुड सेशन। मैंने आपका 5 घंटा जो है आपका खपत किया। मैं बहुत दिनों बाद पढ़ा रहा था, हो सकता है मुझसे कुछ कमी रह गई हो। गुड सर, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं छोड़ रहा हूँ, ये दूसरा क्लास है। ओके। पीपीटी दे दीजिएगा। हाँ, मेरे ईमेल में आप जरा सा आज कर दीजिएगा, शाम को मैं भेज दूंगा। मेरे ईमेल में आप जरा सा अपना जो है मेरा ईमेल नंबर नोट कर लिया है ना? मैं भेज दूंगा आपको। सर आपका नहीं, उसमें ये क्वेश्चन आंसर नहीं है ना? क्वेश्चन आंसर। ओके सर, ओके। एक में आप में से कोई एक जन भी करेगा तो आप लोग शेयर कर लेंगे। ओके, थैंक यू। नहीं, वो पीपीटी में ये क्वेश्चन आंसर नहीं है।